गुड इवनिंग बच्चों। पिछले टॉपिक्स में जो मेरा चल रहा था, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी मेथड समझा दिया था कैसे हमें प्रॉब्लम पे अप्रोच करना है इस स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन में। कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं आपको बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ, तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों। क्वेश्चन कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1.8 ml और डेंसिटी दे रखा है 1 ग्राम पर ml दे रखा है। तो 1.8 सवाल में गिवन है, वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर मास ये और एनटीपी यानी ये इनटू Na, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। मॉलिक्यूल निकालते हो इस वजह से ये एवोगैड्रो नंबर यूज करते हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन आप कर भी सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 ये है का इक्विवेलेंट द रेशियो मास ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए मिक्सचर 1:4, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों एक बात बताओ कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो देखो मैंने वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, n का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 और N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, इसी का रेशियो पूछा हुआ है। तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। और ये वैल्यू मैंने पुट किया, दिस वन द आंसर। ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा कि 15 में दे रखा है 500 ml अमोनिया कंटेन, यानी 500 अमोनिया जो रखता है 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल रखता है, ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। उसके बाद कहता है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ CO2। ठीक, तो एक बात मेरे को बताओ कि 500 ml में जो है ये रखता है इतना, तो 100 ml में कितना रखेगा, ये देखो जैसे पिछले टॉपिक में कैलकुलेशन करके दिखाया था मैंने आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। उसने पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैग्नीशियम फॉस्फेट के अंदर देखो ऑक्सीजन कितना 8 है, Mg3PO4 का होल ट्वाइस में ऑक्सीजन कितना 8 है, तो 8 मोल ऑक्सीजन है ना, 8 मोल ऑक्सीजन इन 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट, 8 मोल दिख रहा है ना, 8 मोल, तो 8 मोल ऑक्सीजन इन 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो उसने कहा 0.25 कितने ऑक्सीजन कितने में होगा, तो ये आप कैलकुलेट करोगे, दिस वन द आंसर। लिखा बेटा, जैसे मैंने पिछले टॉपिक्स में समझाया था उसी के हिसाब से है सब। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक, एक बात सुनना ध्यान से, मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन जो है 1.67 × 10⁻27 इंटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो उसने पूछा 0.2 kg में, तो ये सॉल्व किया, दिस वन द आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में ये है कि कैल्शियम इनके साथ रिएक्शन करके ये बना रहा है, और उसने एसटीपी की बात देखो कह दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा, हाइड्रोजन बन रहा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी वुड बी लिबरेटेड व्हेन 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंप्लीटली रिएक्ट्स विद वाटर। अब देखो ये रिएक्शन सवाल में गिवन है, कैल्शियम का वेट कितना है 40 ग्राम्स, राइट। हाइड्रोजन एसटीपी एनटीपी में कितना होगा 2240 ml,
राइट, दे रखा है, ml में ले लिया। चलो अब उसने कहा 8 ग्राम, तो 8 ग्राम का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करने से, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर पानी के साथ करेंगे तो एसिटिलीन बन रहा है, एसिटिलीन का जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये बनेगा। फाइंड द मास ऑफ पॉलिथीन, यानी कि ये जो बनेगा, बना हुआ पॉलिथीन है, व्हाट कैन प्रोड्यूस फ्रॉम द 20 ग्राम 20 kg ऑफ CaCO2। अब देखो इसका 64 ग्राम से हमको मिल रहा है 28 ग्राम पॉलिथीन मिल रहा है, C2H4 का वेट। तो 20 किलोग्राम से कितना मिलेगा, सॉरी 64 किलोग्राम से हमको मिल रहा है 28 ग्राम, 28 kg मिल रहा है। तो 20 kg से उसने पूछा है, तो ये और इसी तरीके से ये आप सॉल्व कर सकते हो फटाफट। तो इस तरीके से आपके स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन होते हैं। बाकी इसको बेस मान करके आप अपने मॉड्यूल के सवाल लगाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ये चैप्टर जो है आपको सेल्फ प्रैक्टिस से ज्यादा बढ़ेगा। हम लोग तो 10, इसकी कोई सवालों की कोई लिमिट नहीं होती बेटा, आप जितना लगा पाओ, 100, 50, 150, 0 सब लगा सकते हो, ऑल इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करेगा कितना आप लेबर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक बेस आपको पकड़ा दिया, कैसे हम सवाल को समझते हैं, हम क्या क्या सोचते हैं, वो सारी तरीके की प्रॉब्लम मैंने डील करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस करते हैं। लिखो इक्विवेलेंट वेट, लिखो इक्विवेलेंट वेट। पहले डेफिनेशन जरूर लिखो, इक्विवेलेंट वेट। पहले लिखो इक्विवेलेंट वेट, हेडिंग डालो इक्विवेलेंट वेट। लिखा, लिखो, लिखो बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, equivalent weight of an element is its weight which reacts with one part by weight, one part by weight, one part by weight of hydrogen, comma 8 part by weight, 8 part by weight of oxygen and 35.5 part by weight of chlorine, full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इट डिटरमाइन, सॉरी इट्स डेफिनेशन है ना, इट्स डेफिनेशन लीड्स टू फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, है ना। तो सबसे पहले लाइन से जो अगर हम सीखें, तो लाइन से अगर हम सीखें पहले, तो इक्विवेलेंट वेट का जो सबसे बड़ा चक्कर क्या है, इसमें एक वर्ड हम यूज करते हैं एन फैक्टर, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट से पहले अगर हम प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, तो जब तक हमें एन फैक्टर क्लियर नहीं होगा तो इसके प्रॉब्लम्स में दिक्कत आने वाली है। तो सीक्वेंस से हम लोग बात करें, पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। तो भाई जो एन फैक्टर है, आल्सो नोन एज वैलेंस फैक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अलग अलग कंडीशंस हैं एन फैक्टर को कैलकुलेशन करने का। तो पहली बात, इन केस ऑफ एसिड, इन केस ऑफ
एसिड। तो अगर कोई एसिड है उसमें एन फैक्टर क्या होगा? ठीक है, तो बच्चों मेरी बात सुनो, अगर कोई एसिड है, एसिड के केस में एन फैक्टर इज बेसिसिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एन फैक्टर बराबर नंबर ऑफ OH, राइट। ये हमको ज्यादा अच्छा रहेगा पहचानने के लिए कि किसी एसिड में एन फैक्टर क्या हो सकता है। तो एक्चुअल में जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट चलेगा, एसिड के अंदर बेस का, बेस के अंदर एसिड का चलेगा। ठीक, तो यहां पर हमें एसिड के केस में जो एन फैक्टर निकालना होगा वो हमें क्या निकालना होगा? OH निकालना होगा। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मान लिया जाए कि ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें H एक है तो OH भी एक ही होगा। तो इस केस में अगर मैं पूछता हूं इस एसिड में एन फैक्टर कितना होगा, तो आप सीधे कहेंगे 1 होगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि मान लिया H2SO4 है, तो H2SO4 में स्वाभाविक सी बात है 2H है, तो स्वाभाविक चांसेस हैं 2OH के बनने के। तो इस केस में अगर मैं पूछता हूं कि एन फैक्टर कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा साहब। यानी कि OH दे करके, एसिड के केस में हम OH दे करके एन फैक्टर जानने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड की बात कह रहा हूं, ये इसको मैं ऑक्सैलिक एसिड बोलता हूं, तो ये ऑक्सैलिक एसिड है। तो बच्चों यहां पे 2 OH दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एन फैक्टर इस केस में कितना होने वाला है? 2 होने वाला है, राइट। तो इनडायरेक्ट में आपने क्या देखा कि अगर हम एसिड का मामला ले रहे हैं तो वहां पर जो एन फैक्टर है वो इक्वल टू बेसिसिटी है। उल्टा बोलेंगे इन द केस ऑफ बेस, इन द केस ऑफ बेस, अगर मैं बेस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं आपसे, बेस के रेस्पेक्ट में, तो यहां अगर बेस कोई ले रखा है मैंने, तो बेस के केस में एन फैक्टर इक्वल टू एसिडिटी, ऐसा पढ़ते हैं। यानी कि हम इनडायरेक्ट में ये कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में एन फैक्टर इक्वल टू H प्लस आए, राइट। एसिडिटी हो गया ना। तो अगर मैंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा हुआ है कि मैंने कहा कि साहब MgOH का होल ट्वाइस है, ये बेस है, इस केस में अगर मैंने एन फैक्टर पूछा है तो कितना आएगा? 2 है ना, 2 आएगा। अगर मैंने कहा कि NaOH है, ये भी एक बेस है, इस केस में एन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैंने कहा AlOH का होल थ्राइस है साहब, तो एन फैक्टर इस केस में पूछा तो कितना आएगा? 2 आएगा। अगर मैंने कहा ZnOH का होल ट्वाइस है साहब, तो एन फैक्टर कितना आएगा? है ना, ये भी बेस है, 2 आएगा। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि एसिड के केस में अगर मैं पूछता हूं एन फैक्टर, तो आप सीधे सीधे कहेंगे बेस नंबर ऑफ OH, और बेस के केस में पूछता हूं तो नंबर ऑफ H। नोट करो। सी, इन केस ऑफ सॉल्ट्स, अगर हम सॉल्ट की बात करें, देखो बेटा, सॉल्ट के केस में अगर मैं एन फैक्टर की बात करता हूं तो नंबर ऑफ कैटायन होगा, ठीक है, या नंबर ऑफ एनायन होगा। ध्यान समझना कि मैंने और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा है। मैंने और लिखा है, एंड नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, या तो हम कैटायन लेंगे या एनायन। ओहो, नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ क्या? एनायन। या तो हम कैटायन लेंगे या एनायन लेंगे, दोनों को हम नहीं लेने वाले। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं
कि नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन या नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही एक एटम की पहचान होगी। एटम न्यूट्रल होता है तो कैटायन एनायन के बराबर होगा। तो इसलिए जब भी हम सॉल्ट्स की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम सॉल्ट्स की बात करेंगे तो हम एक ही को कंसीडर करेंगे, दोनों कंसीडर बिल्कुल नहीं करने वाले। ठीक, अब देखो सवाल में थोड़ा समझो, थोड़ा सवाल में समझो कि अगर मैंने क्वेश्चन ये NaCl ले रखा है, सॉल्ट ले रखा है, तो हम जानते हैं कि ये बनाता है Na+ और Cl- बनाने वाला है। ठीक, तो अगर मैंने कहा इस केस में मेरे को एन फैक्टर चाहिए, तो एन फैक्टर या तो मैं इसको लूंगा या इसको लूंगा। कैटायन कितना है 1, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर बराबर 1 हो जाएगा। अगर मैंने मान लिया कि MgCl2 ले रखा है साहब, ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना है ना, कैटायन लेना, नंबर ऑफ कैटायन। ठीक, पहले इतना नोट कर, इसका पहले इतना नोट कर। लिखा बच्चों, लिखा। अब एक केस और देख, जरा डील करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पर सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक हमारे पास S3PO2 है, एक हमारे पास S3PO3 है और एक हमारे पास S3PO4 है। इसी केस को हम ज्यादा डील करते हैं। यानी कि इन सब में अगर ये सब कुछ भी नहीं पूछे जाते हैं, जब भी पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है। बेटा ध्यान से देख, ध्यान से देख, इस केस में अगर हम नंबर ऑफ OH की बात करेंगे, नंबर ऑफ OH की, अगर हम, ये सारे सारे एसिड है, ये सारे एसिड है, इस केस में अगर हम नंबर ऑफ OH की बात करेंगे, समझना ध्यान से, तो नंबर ऑफ OH होगा 1। कितना होगा 1। इस केस में नंबर ऑफ OH होगा 2, इस केस में नंबर ऑफ OH होगा 3। राइट, तो अगर मैंने ये कहा है, अगर मैंने ये कहा कि मेरे को एन फैक्टर चाहिए साहब, तो सारे एसिड है, एसिड की वजह से जितने OH होंगे दैट इज एन फैक्टर। तो यहां पर जो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊंगा आपको। मान लिया जाए कि मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, एक स्ट्रक्चर बना लिया। OH की H कितना 3 है, आपको दिख रहा है। OH देख, 1 2 और ये 3, ये दिख रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा लॉजिक लगा, लॉजिक लगा, इसको याद करने का तरीका देख, क्योंकि हमें सवाल तो इसी से मिलना है। अगर मैं AST लगा रहा हूं तो देख, अगर मैंने कहा कि S3PO2 है, पीछे क्या लिखा, 2 लिखा, -1 कर दे, आंसर कितना आगे देखिएगा। अगर मैंने कहा कि S3PO3 है, -1 कर दे, कितना आया 2, देखिएगा। अब इसके बाद S3PO4 है, इसको माइनस कर दे, कितना आया 3। तो ये ट्रिक होगा याद करने का, यानी कि आपको ऐसे याद रखना है कि 2 होगा तो 1 हो जाएगा, 2 होगा तो 1 हो जाएगा, 3 होगा तो 2 हो जाएगा, 4 होगा 3 हो जाएगा। ये आंसर दे फटाफट। ठीक, नोट कर फटाफट। तो इतनी रिक्वायरमेंट मुझको एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट वेट को पढ़ाने के लिए, है ना। अब लिखो, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट।
लिखो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर लिखो, नंबर 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। पहला होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, राइट। एलिमेंट के केस में लिखो इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट